वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी का जो ये आंकड़ा आया है और सरकार के द्वारा जो ये बताया जा रहा है कि जीडीपी जो -24 चली गई है। आज़ादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी -24 अप्रॉक्स चली गई है, 23.9। तो आज हम जीडीपी पे इस वीडियो के माध्यम से इस बात के लिए चर्चा करने के लिए आए हैं कि क्या आज़ादी का मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सिविल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट भी है। आज़ादी का मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। तो आज जो ये भारी त्रासदी आई है सरकार की विफलताओं के कारण आई है। आज सरकार की विफलताओं के कारण जो देश भारी त्रासदी में जा रहा है और सरकार इन दिशाओं में ध्यान नहीं दे रही है और सरकार कह रही है कि एक्ट ऑफ गॉड ईश्वरीय कारण है कि जीडीपी इतनी गिरती जा रही है। सरकार कहीं न कहीं फेलियर है। हम हमारे अंकल जी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आपकी बड़ी फर्म है, आपके साथ सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एसोसिएट वर्क करते हैं। आपका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देश के सभी बड़े शहरों में, आर्थिक राजधानी में लोगों की, व्यापारियों की मदद करते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आम जनता को क्या आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना चाहिए? अगर आम जनता अपनी आवाज को बुलंद नहीं करती है तो देश कहीं न कहीं त्रासदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस जीडीपी, जैसा कि मैं समझ पाता हूं, जीडीपी का मतलब ऐसा होता है कि अगर व्यवहारिक भाषा में देखा जाए, कोई छात्र है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, 1 साल बाद उसकी परीक्षा होती है, तब जब एग्जाम का मूल्यांकन होके रिजल्ट मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो किस विषय में कमजोर है। यही जीडीपी है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है -24 चला गया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रोथ रेट -20 डबल डिजिट में गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा देश आज किस दौर से गुजर रहा है और हमको भविष्य में कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को समझते हैं कि जीडीपी है क्या। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम लेके चलें इसको, तो किसी देश के 1 वर्ष के भीतर निर्मित जो उत्पाद हैं और उपलब्ध सेवाएं जो हैं, उनका जो मूल्य है वही जीडीपी है। जीडीपी आज अगर हम देखें तो इस क्वार्टर के लिए 23.9% जो है वो माइनस में है। हमें इसको समझने के लिए इससे थोड़ा सा पहले हमें देखना होगा कि प्री जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसमें जो सिचुएशन थी हमारे इकोनॉमिक की, उसमें कौन कौन से सेक्टर थे जो बिल्कुल नेगेटिव थे या जिनकी ग्रोथ बिल्कुल जीरो थी या नेगेटिव थी, जिसमें कि एविएशन सेक्टर हो गया अपना, और ऑटो सेक्टर है, एनबीएफसीज हैं, इसमें नेगेटिव ग्रोथ थी। पोस्ट कोविड या कह सकते हैं कि कोविड के साथ में जो लॉकडाउन हुआ, सरकार की जो बंदिशें थी इसको कंट्रोल करने के लिए और जनता के साथ में उन्होंने जो भी इसको नियंत्रित और प्रभावी ढंग से करने के लिए जो विकल्प लाए, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो है इकोनॉमी पे भी वो असर किया। हमारी इकोनॉमी इस तरह से है कि इसमें संगठित और असंगठित लोग हैं। आंकड़े जो बन रहे हैं जीडीपी के वो संगठित क्षेत्र से आ रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारी इकोनॉमी में वो असंगठित क्षेत्र का है। जब तक हम असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम जो है इस तरह के हालात से बहुत जल्दी निकल नहीं पाएंगे।
तो जो ये स्थितियां बन रही हैं, सरकार कह रही है जी। कि जो सिचुएशन है एक्ट ऑफ गॉड, जी जी तो क्या सिर्फ इस बात पे विश्वास करते हुए गवर्नमेंट की बातों पे कि जैसा कि वो अपनी सुब्रमण्यम जी जो है उनके फाइनेंशियल जो एडवाइजर हैं जी। सरकार के, जी तो कहीं न कहीं जितने भी ट्विटर हैंडल थे गवर्नमेंट के, सारे लोग एक तरह से गुम हो जाते हाँ हैं। जी। तो क्या ये जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को छिपाकर इकोनॉमिक को बचाया जा सकता है? जो इकोनॉमिक हमारी गिरती जा रही है, चाहे जिस सेक्टर का हो, केवल कृषि की बात कर लें, किसान की बात कर लें, जिसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, आज वही बचा है। चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका रियल एस्टेट हो, जो भी सेक्टर है, हर जगह हम होटल हो, हर जगह हम लोग माइनस में चल रहे हैं। जी तो आज एक बेहद त्रासदी आ जा रही है। और जैसा आपने कहा संगठित और असंगठित क्षेत्र का, तो जो जीडीपी के आंकड़े तैयार किए जाते हैं संगठित क्षेत्र से ही आंकड़े तैयार किए जाते हैं। जी। और हमको लगता है कि अगर असंगठित क्षेत्र के आंकड़े मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि भारत देश में त्रासदी आ गई। मैं सहमत हूँ कहीं न कहीं आपकी बात से, और उसमें ये भी है कि असंगठित क्षेत्र में जिस तरह से बेरोजगारी अभी फैली हुई है, बेरोजगारी पे अभी ध्यान किसी का भी नहीं है। जो हमारे और आपके या समाज में जो हमारी चर्चाएं हैं, सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार का पहला जो इसमें प्रभावित कदम होना चाहिए था वो ये था कि असंगठित क्षेत्र से जो एम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरह से कम किया जाए। पहला, सरकार का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। सपनों के लिए हमें एक लंबी छलांग लगानी होगी, एक लंबी उड़ान भरनी होगी। उससे पहले हम जब पहले ही फाइनेंशियल ईयर के पहले ही क्वार्टर में जब हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो 23.9% जो है कम हो गई है, जीडीपी हमारा इतना कम हो गया है, तो इसमें हम असंगठित क्षेत्रों के साथ साथ अपने किसानों के साथ में कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित कदम उठाएं जिससे कि इकोनॉमी को एक उछाल मिले। आप देखेंगे कि अभी जो पेंडेमिक है कोविड-19 का, इसमें सरकार की जो भी नियामक हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनका फोकस है कि पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे समाज से जुड़े जो लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, उनकी भी इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इकोनॉमी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं पेंडेमिक के लिए। पेंडेमिक तो जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो समय है जी, उसमें अभी तो असंगठित क्षेत्र की बात को छोड़ ही दीजिए, जो संगठित क्षेत्र हैं जैसे टीचर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकार इस स्थिति में पहुंच जाएगी कि उनको पेमेंट और उनकी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं करा पाएगी। ऐसी भी स्थितियां आ सकती जिस तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने फंड देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। जो जीएसटी का पैसा वगैरह है उसकी वसूली में जो आना है, कलेक्शन आना है, उसमें गिरावट आई है। तो कैसे एक आम जनता जीडीपी से प्रभावित हो रही है और इसका आम जनता पे क्या भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, आपको अगर हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें हमें गिरावट दिख रही है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं मंदी का दौर जो है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से हमें प्रभावित कर चुका है। इसमें अभी मैं नीति आयोग के जो है उनका मैं सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे बुरा दौर गुजर गया। तो मेरा अपना मानना है, मैं व्यक्तिगत अपनी राय रखता हूँ कि सबसे बुरा दौर इकोनॉमी का गुजरा नहीं है अभी। और गुजरे हुए जो आप आंकड़े बता रहे हो वो जो है आने वाले अगली तिमाही में कहीं ज़्यादा असर डालेंगे, जबकि हमें हमारी जो अभी फसलें हैं, जो इस खरीफ की फसलें होती हैं, किसान की जो उत्पाद हैं, आप देख रहे हैं कि किसान ही उस हैं जो कि इकोनॉमी में इनको बूस्ट कर रहे हैं। और अगर किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा
तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले क्वार्टर में भी किसान की बात अगर नहीं हो रही, असंगठित क्षेत्र की बात अगर हम नहीं करेंगे और इनके लिए कुछ अगर हमारे पास कार्यक्रम नहीं है, तो आने वाली अगली जो तिमाही है उसमें भी आपको इसी तरह के हालात नजर आने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हाल ही की वीडियो एक चली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोर के साथ जो है अपना कार्यालयीन है और कार्यालय के प्रपत्रों वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं और एक आभा मंडल कहा जा सकता है ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश गुड कंडीशन में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जो अभी सदन की 2 पालियों में कार्रवाई भी डे और नाइट चलाने की भी बात हो रही है, इस पे काफी खर्च आने हैं जी। तो इन सेक्टर में जो गवर्नमेंट एक प्रकार से देखा जाए कि केयरलेस है, उसके कारण त्रासदी आई है, आर्थिक मंदी आई है इतनी बड़ी और इतनी बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार लोगों की निगाहें भटकाने के लिए, जैसे आप देखे होंगे कि आजादी के बाद से कहते हैं सरकार हर बार कहती है, कोई भी बात होती है नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। तो आजादी के बाद जब नेहरू को इस देश की कमान मिली, जीडीपी 0 थी और जब मोदी जी को कमान मिली तो जीडीपी लगभग 5.5 या 6 के आसपास थी और आज जीडीपी जो है -23.9 चली गई है। तो कहीं न कहीं इन चीजों के लिए जो सरकार का विजन है, जो सरकार के फेलियर सिस्टम है, वो जिम्मेदार है। सरकार 2-3 जैसे आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं जी। तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो भी आपका माइनस में चल रहा है। मोदी जी आते ही एक बात किए थे कि हमें हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क चाहिए, आप हार्वर्ड की निंदा करते थे। तो कहीं न कहीं जो आपकी नीत है, इस फेलियर के आप स्वयं जिम्मेदार हैं और आज उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और आज जो देश में जनता के बीच में उबाल आना है, उबाल आ रहा है इस बात को लेकर कि देश में भारी बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी की स्थिति आ जा रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि सरकार की अगर कोई उपलब्धि है तो इस कोविड के बीच 5 किलो जो पर व्यक्ति को अनाज दे पा रही है, इसी को उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। बाकी हर जगह हर स्टेट पे गवर्नमेंट फेल है और इसकी फेलियर के कारण, गलत नीतियों के कारण आज जीडीपी इतना नीचे गिरी है, इतना श्रिंक की है और भारी गिरावट चली आ रही है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो भविष्य में बहुत बड़ी चुनौतियां आ सकती है। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और आपको मैं तो बहुत पीछे आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2018-19 के सेम क्वार्टर के लिए हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थे वो 8% के आसपास ही थे। स्थितियां ऐसा नहीं है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ही खराब हुई। इससे पहले ही आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनबीएफसी और एविएशन सेक्टर, इन तीनों की ग्रोथ जो है वो निगेटिव थी। इसमें बेरोजगारी बढ़ रही थी। आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में जब निगेटिव ग्रोथ हो तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता ही जाता है। आपकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि गरीब के लिए या जो मजदूर हैं या जो लोग पलायन किए उनके लिए सरकार की यह स्कीम कि उनको 5 किलो का अनाज या 2 किलो का अनाज या 1 किलो दाल का उन्होंने जो किया, ये ठीक है। इससे इकोनॉमी में कहीं भी आपको एक बूस्ट नहीं मिलेगा। 21 लाख करोड़ का पैकेज आया, सुनने में बहुत बड़ा पैकेज हो जाता है कि 21 लाख करोड़ का, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ों की अगर आप देखेंगे तो इसका लाभ कहाँ मिला जी, किसको मिला जी। अगर इसका किसी को लाभ मिला, कोई इससे जो है अगर आगे कुछ किया, उसका भी कहीं न कहीं एक दायरा जीडीपी में आना चाहिए था। जीडीपी हमारी माइनस की तरफ जा रही है। बैंकिंग में आरबीआई के जो रिफॉर्म्स थे या सरकार ने जो अभी इसके लिए अमेंडमेंट्स लाए, आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया 1.15% के अराउंड जो है मार्च से अभी तक का हो चुका है कम। आप ये देखेंगे कि क्लियरिटी नहीं है चीज़ों की। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो ये कहते हैं कि 2 साल के लिए मॉनिटरिंग पीरियड जो है वो है।
अब जो लोग जिनकी की पैसे नहीं आए अकाउंट्स में, सैलरीज नहीं आई, जिनको मजदूरी नहीं मिली, उनकी अगर ईएमआई जाना है तो उसके लिए बैंक से एक अलग प्रेशर होता है कि नहीं अपनी आप ईएमआई जमा कीजिए। सरकार ये कहती है कि नहीं मॉनिटोरियम पीरियड है तो इसको जो है कुछ समय के लिए टाला जा रहा है। टालने की मान लीजिए कुछ समय के लिए आप टाल रहे हैं, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कहाँ आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपका सपोर्ट जो है वो कहीं भी सीधे सीधे इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाया। वित्त मंत्री जी का ये कहना है कि ये एक्ट ऑफ वर्ड है। आप किसी चैलेंज को, इकोनॉमी अगर आपकी निगेटिव में है या निगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रही है, उसको आप एक्ट ऑफ वर्ड कह के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं जी। आपको प्रयास करना होगा, संगठित प्रयास करना होगा, सभी को प्रयास करना होगा, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। जैसे मेरा मानना है कि आज जो इतना बड़ा श्रिंक हुआ है, जीडीपी इतनी तेजी से गिरी है, डबल डिजिट में गिरावट पहुंच गई है, इसके लिए कहीं न कहीं नोटबंदी और जीएसटी भी जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे जो भी आज केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को मैं नहीं दे पाऊंगा, जो आर्थिक पैकेज है मदद नहीं दे पाऊंगा, और जो भी सरकार है, राज्य सरकार के, मैं कई राज्य सरकारों के बजट को देख रहा था तो उन्होंने जो अपना रेवेन्यू बताया है और रेवेन्यू से ज्यादा उनके खर्च है और ऑलरेडी वो माइनस में है उनके बजट। तो ऐसी स्थिति में तो राज्यों की स्थिति भी और बुरी, बद से बदतर होने वाली है। तो कहीं न कहीं जीएसटी और नोटबंदी एक बड़ा कारण है कि आज जीएसटी और नोटबंदी के कारण ही हमारा देखा जाए तो जीडीपी जो है डबल डिजिट में जो है और -23.9 तक पहुंची है गिर के। तो इसके लिए मैं इनको भी जिम्मेदार मानता हूँ। विकास जी, इसमें नोटबंदी का जो दौर था वो एक तरह से निकल चुका था और इकोनॉमी उससे कहीं न कहीं उसके एडवांटेज या जो भी आप लॉसेस कह लीजिए उससे बाहर निकल चुकी थी लगभग। हाँ, इस कोविड-19 पेंडेमिक की जो ड्यूरेशन है, इसमें जीएसटी का कलेक्शन जरूर कम हुआ, वो भी डबल डिजिट में कम हुआ। जो हमारा कलेक्शन था जीएसटी का, ये सरकार के ही आंकड़े हैं कि डबल डिजिट में उनकी जो है जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। सरकार के पास कलेक्शन कम है तो स्वाभाविक उसकी प्रक्रिया है कि आगे जो है वो उसको कैसे भी किसी को बांट पाएंगे। लेकिन जब काम धंधा आपका नहीं चल रहा है तो आप जीएसटी पे कहाँ से करेंगे? अगर हम असंगठित क्षेत्र में, जो कि बहुत बड़ा भाग है हमारी इकोनॉमी का जी, और जिस तरह से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थितियां रही, ठीक है, अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद भी आप ये देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र कहीं न कहीं अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उनके पास अब न वो पूंजी है कि जिससे कि वो एक नया स्टार्ट कर पाए, और ना ही उनके पास वो साधन है अब, या साधनों की वो कमी है जिसके लिए कि सरकार को आगे बढ़ के उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ संसाधन उपलब्ध भी कराए जाने चाहिए। जब तक हमारा असंगठित क्षेत्र नहीं जागेगा या जब तक इसको नहीं आप बूस्ट करेंगे, तब तक इकोनॉमी का ये जो गिरावट का दौर है ये रुकने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब है कि सरकार को इमीडिएट एक जॉब गारंटी अर्बन एरिया में इस योजना को लाना चाहिए, जिससे जनता में और कामगारों में विश्वास आए कि हमारा रोजगार सृजन होगा, हमें रोजगार मिलेगा और इसकी गारंटी रहेगी। तो ये काफी जीडीपी में ग्रोथ का कारण बन सकता है। बिल्कुल, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और सरकार उन योजनाओं के अनुसार भी अगर असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको रोजगार अगर उपलब्ध कराते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी और उनका भी हिस्सा जो है, उनका भी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी की ग्रोथ में होगा। अगर बहुत जल्द सरकार कोई ऐसे कदम नहीं उठाती कि जीडीपी का ग्रोथ बढ़े, तो हमको लगता है कि देश में
बड़ा संकट, आर्थिक संकट आ सकता है इन चीजों से? आर्थिक संकट देखिए अभी तो आंकड़ों का विषय है, लेकिन मैं और आप दोनों लोग हम जिस समाज में रहते हैं, जो हम देख रहे हैं, तो मंदी तो है, गिरावट है। देखिए मैं तो इन चीजों को क्रिटिसाइज करूंगा सरकार को कि सरकार रेलवे का प्राइवेटीकरण करके पैसा कमाना चाहती है, बैंकों का प्राइवेटीकरण करके पैसा कमाना चाहती है, हवाई अड्डों को बेच के पैसा कमाना चाहती है, जो पेट्रोलियम संस्थान है उसको बेच के, जो सरकारी संस्थान है अपने शेयर को बेच के पैसा कमाना चाहती है। तो क्या उन पैसों से जो ये मंदी का दौर है या जो कहा जाए गिरावट है आपकी जीडीपी में, उसकी भरपाई की जा सकती है? बिल्कुल भरपाई नहीं हो पाएगी। और आप किसी असेट को बेच के आप कोई दूसरी एसेट कहाँ बना पाएंगे? अगर आप उससे अपनी लायबिलिटीज को ही पे करने में लगेंगे तो आप निर्माण तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। आपके पास निर्माण करने के लिए जो भी फंडिंग है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उससे आप अगर कुछ नया करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमी में एक उछाल आएगा, इकोनॉमी को वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। इकोनॉमी का सपोर्ट ये नहीं हो सकता है कि आप अपने इस्टेब्लिशमेंट या जो कंपनीज हैं आप उनको जो सेल आउट करो। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट पे सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में मैं जिस परिप्रेक्ष्य में मेरा अपना नज़रिया है, तो मुझे इसमें मंदी ही दिखाई दे रही है, जो कि अगले क्वार्टर में, अगली तिमाही और अगले छमाही तक ही आप लोग भी देखेंगे कि सरकार का इस पे ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, आगे चल के ये असंतोष में बदल जाएगी। सरकार को अभी से जागना होगा, अभी से इस पे काम करना होगा, तब जाके हम जो है ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। जी, मैं इस दूरस्थ संचार प्रणाली के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि इस देश की स्थिति को देखते हुए सिर्फ चेहरे पे चमक लाने से, सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाने से कि देश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सरकार इस देश की बाधा को नहीं हटा सकती है। सरकार को जो चुनौतियां हैं उसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। आज हम अगर देखा जाए तो हम एक अंधेरी गलियों में भटक रहे हैं, लेकिन इन अंधेरी गलियों से निकालने की भी जिम्मेदारी हमारी जो निर्वाचित चुनी हुई सरकार है उसी की है। तो हम सरकार से एक बार पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि देश को बचाने के लिए, देश को इस आर्थिक तबाही और त्रासदी से निकालने के लिए आप कठोर और उचित निर्णय लें, और आपसे भी अपेक्षा कहेंगे कि जो आप संदेश देना चाहें आप भी अपनी बात करें। बिल्कुल, मैं अभी इस जो मंदी का परिपेक्ष है इसमें सरकार से सिर्फ मेरा एक ही आग्रह है कि असंगठित क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पे काम किए जाने की ज़रूरत है। बेरोजगारी का जो स्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस पे हमें पूर्वानुमानित ढंग से काम करना होगा, जिससे कि हम आने वाली चुनौतियों को ढंग से संभाल सकें और एक बेहतर कल के निर्माण में हम सभी लोग अपना सहयोग कर सकें। सरकार से यही अपेक्षा है। और अंतिम और जो मेरी अपनी बात है, इसमें मैं अपने किसान भाइयों के लिए, किसान के लिए जरूर सरकार ध्यान दे। जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसमें गरीब, मजदूर, किसान पे ध्यान दिया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र पे ध्यान देके ही सरकार यह मेरी सलाह है कि इस इकोनॉमी जो हमारी मंदी है इसको दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।